दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप संघानी और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी स्टडी। तो आज हम जो अभी राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है जो आरपीएससी ने करवाया है, उसका हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो अपन देखते हैं इसमें पहला प्रश्न, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य यहाँ अपन देखते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रोत्साहन करना। चौथा इसका सही होगा। और फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशनों की सार्वभौमिक उपलब्धता यूएपी कार्यक्रम किससे संबंधित है। ऑप्शन है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो यूएपी कार्यक्रम आपको पता होगा इफ्ला से संबंधित है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इफ्ला से संबंधित है यूएपी कार्यक्रम। तो इसका हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है, अपन देखते हैं भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। बहुत इजी पेपर आया है मेरे हिसाब से। तो भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना सन 1933 में हुई, सीधा प्रश्न है। अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो शिकागो में है इसका मुख्यालय। इसका हो जाएगा शिकागो। और शिकागो में है अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय। पुस्तकालय कंसोर्टियम क्या है। तो पुस्तकालय कंसोर्टियम नेटवर्क द्वारा अन्य पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों एवं सूचनाओं का साझाकरण, एक ये संसाधन सहभागिता का एक हिस्सा है पुस्तकालय कंसोर्टियम। तो इसका हो जाएगा पहला। फिर अपन अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा। तो यहाँ गायकवाड़ ही है। तो गायकवाड़ सर सयाजी राव गायकवाड़ है। यहाँ सब में गायकवाड़ दिया हुआ है। कई बार अपन प्रश्न क्या है जल्दी में रहते हैं तो सीधा गायकवाड़ पढ़ के द्वितीय तृतीय कुछ भी करके और लिख देते हैं अपन। तो इसमें पूरा प्रश्न पढ़ो। अपन पहला प्रश्न देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह नहीं थे। तो महाराजा दूसरा ऑप्शन है महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। तीसरा है महाराजा मल्हार राव गायकवाड़। तो मल्हार तो कहीं आपने नाम पढ़ा ही नहीं है इसमें पुस्तकालय आंदोलन से, या पुस्तकालय में कहीं पे भी मल्हार राव नहीं है। चौथा है महाराजा फतेह सिंह एवं राव गायकवाड़। तो फतेह सिंह भी नहीं पढ़ा है। तो सीधा ऑप्शन होता है दूसरा, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, दूसरा इसका सही है। सातवां प्रश्न देखते हैं अपन, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है। पुस्तकालय सप्ताह नवंबर माह में मनाया जाता है। इसमें देखो अब नवंबर, अगस्त, जुलाई और नवंबर एक ही ऑप्शन में दिया है 14 से 20 नवंबर। सीधी डेट है वैसे 14 से 20 नवंबर याद रखो, या ऐसे याद रख सकते हो आप, नवंबर माह में पुस्तकालय सप्ताह है। तो इसका तीसरा सही है। एक और याद रख लेना, लाइब्रेरियन डे अभी गया है 12 अगस्त को। लाइब्रेरियन डे ये है पुस्तकालय, ये है लाइब्रेरी डे कब है अगर अपन देखें तो लाइब्रेरी डे है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को है लाइब्रेरी डे। और लाइब्रेरियन डे है 12 अगस्त को। 12 अगस्त लाइब्रेरियन डे। पुस्तकालय में पुस्तकों से संबंधित रिकॉर्ड किस पत्रिका में उपलब्ध होता है। तो ये परिग्रहण पंजिका है। किस पंजिका में होता है। तो ये परिग्रहण पंजिका है, सीधा याद रखना। एक्सेस एंड रजिस्टर में सारा रिकॉर्ड होता है और परिग्रहण पंजिका ही ऑफिशियल मानी जाती है। अगर ऑफिशियल तौर पर अगर कहीं यूज़ की जाएगी तो एक्सेस एंड रजिस्टर यूज़ किया जाएगा और कोई पंजिका यूज़ नहीं किया जाएगी। परिग्रहण पंजिका स्टेशनरी पर उपलब्ध है सीधे ही। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 8वां।
8वें का चौथा। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में कौन से वर्ष में संशोधन करके समाचार पत्रों को सम्मिलित किया गया? 54 में एक्ट आया, 56 में संशोधन हुआ, याद रखना सीधा ही। 54 में एक्ट, 56 में संशोधन, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट। इसके तहत जो है 4 पुस्तकालय, एक तो है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, एक है एशियाटिक सोसाइटी पुस्तकालय, और एक कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, और एक है दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय। इन 4 पुस्तकालयों को नए प्रकाशन, जो भी नया प्रकाशन होता है उसकी एक एक प्रति जमा करवाना अनिवार्य किया गया डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में। चारों पुस्तकालय याद कर लो, कोनेमारा पब्लिक, चेन्नई एशियाटिक सोसाइटी, बम्बई कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी या राष्ट्रीय पुस्तकालय है, सॉरी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी अब राष्ट्रीय पुस्तकालय, तो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। इन चारों में प्रकाशक को अपने प्रकाशन की एक एक प्रति जमा करवानी होती है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं सीधे प्रश्नों को नहीं ले रहा हूँ, कुछ व्याख्या सहित ले रहा हूँ। जैसे मैंने आपको ये बता दिया डिलीवरी ऑफ बुक टैक्स से संबंधित और जो नई जानकारी मेरे को पता थी या जो जानकारी किताबों में पहले भी दे रखी है, तो सीधे सीधे प्रश्न नहीं ले रहा हूँ, मैं एक तरीके से रिवीजन भी कर रहा हूँ आपका, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना स्रोत संस्थान निष्केयर निम्न में से किन 2 संस्थानों के विलय से बना है? तो ऑप्शन देखते हैं अपन, राष्ट्रीय विज्ञान एवं संचार संस्थान निस्कॉम। तो राष्ट्रीय विज्ञान एवं संचार संस्थान निस्कॉम बिल्कुल सही है। इसमें अगर देखें अपन, पहले में था राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान, तो भाई साइंस में सामाजिक कहाँ से आ गई, तो गलत हो गया, नेस्डॉक। दूसरा अपन प्रश्न दूसरा ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र निष्क्रिय साइंस से संबंधित है और यहाँ सामाजिक आ रहा है ऑप्शन में, बिल्कुल गलत है ये भी दूसरा। तीसरा राष्ट्रीय विज्ञान एवं संचार संस्थान, ठीक है, निस्कॉम तथा भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र इंस्डॉक, ये सही है तीसरा। इसमें देखो दोनों ही नाम जो है राष्ट्रीय वैज्ञानिक, और एक याद करने का एक तरीका है, बाकी तो सीधा है कि निष्क्रिय किन 2 संस्थानों के विलय से बना है, निस्कॉम और इंस्डॉक। तो निष्क्रिय है क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन, तो साइंस एंड कम्युनिकेशन से संबंधित है। तो साइंस में अपन साइंस के जो संस्थान है उनसे ही मिलकर बनेगा। जो अगर एक नया संस्थान बनेगा तो जो 2 पुराने संस्थान उसी संस्थान से संबंधित चल रहे हैं उनसे मिलकर नया संस्थान बनेगा। जैसे अगर आपको एक स्कूल बनानी है, बात कर ले अपन उच्च माध्यमिक स्कूल बनानी है, तो वो किसको मिलकर बनाएंगे अपन, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल को मिलाकर ही हम उच्च माध्यमिक स्कूल बनाएंगे। उसी तरीके से अब निष्केयर का निर्माण किया गया है, तो निस्कॉम और इंस्डॉक ये दोनों ही विज्ञान एवं संचार संस्थान है, दोनों विज्ञान एवं संचार संस्थान ही है। इसलिए अपन कह सकते हैं सीधा ये कि ये निस्कॉम और इंस्डॉक से मिलकर बना है निष्केयर। निष्केयर द्वारा एक एब्स्ट्रैक्ट सारकरण पत्रिका प्रकाशित होती है, उसका नाम है इंडियन, एक साइंस एब्स्ट्रैक्ट होती है, साइंस एब्स्ट्रैक्ट, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ICA। यहाँ स्पेस कम रहता है तो मैं लिख नहीं पाता हूँ इजीली। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है, तो निष्केयर करता है। मार्क 21 में टैग 260 किसको दर्शाता है, तो मार्क 21 में टैग 260 प्रकाशन की सूचना को दर्शाता है। इसका 2 हो जाएगा सही, प्रकाशन की सूचना है। मैं देखता हूँ कुछ लिख सकें अगर, क्योंकि मेरा ये जो मोबाइल ऐप है इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है।
सॉरी, आपका 1 मिनट लूँगा मैं। कोई बात नहीं। तो अपन कहाँ थे? प्रश्न देख रहे थे अपन। मार्ग 21 में टैग 260 प्रकाशन की सूचना को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, किसी पुस्तक के बारे में मुख्य सूचनाएं आप किस प्रविष्टि से प्राप्त करेंगे? तो मुख्य सूचना मुख्य प्रविष्टि से। सरल प्रश्न है, बहुत इजी है। मुख्य सूचना मुख्य प्रविष्टि, दूसरा हो गया इसका सही। अगला प्रश्न है, CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में प्रयुक्त BT प्रतीक क्या दर्शाता है? अब देखो, CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग की अपन बात करते हैं तो CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में एक तो BT, ये तो ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, BT है, इसमें ऑप्शन है ब्रॉडर टर्म, तीसरा ऑप्शन जो है ये ठीक होगा। अब ये बात करते हैं, एक नया प्रश्न है, पहले मैंने कहीं ये प्रश्न नहीं देखा है, तो CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ये क्या है और ये BT क्या है या NT क्या है। और कल को और ऑप्शन आ गया, आज तो मान लो BT आया है, एक कल NT आ जाए कि NT क्या है। तो ये BT, NT, RT और USC और SA, ये 5 चीज़ें जो है BT, NT, RT, USE और SA, ये सारे CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में मानक थिसोरस है, इसे अपन कह सकते हैं मानक थिसोरस। BT है ब्रॉडर टर्म और अगर NT आ जाए तो नैरो टर्म। BT ब्रॉडर और NT नैरो टर्म, ये जो है मानक थिसोरस है। NT, BT, RT, USE और SA, ये 15वें संस्करण से पहले के मानक थिसोरस है। मानक थिसोरस 15वें संस्करण के पहले के, और 15वें संस्करण में परिवर्तन करके अब जो मानक थिसोरस किए हैं वो है X व XX, दो अब मानक थिसोरस रहे हैं, X और XX, ये दोनों साथ है और ये X एक अलग से है, ये दोनों हैं। और जो ये NT, BT, RT और USC और SA, और अब जो आ रहे हैं मानक थिसोरस वो है X और XX है। तो इनका उपयोग करके CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में विषय शीर्षक को सूचीबद्ध किया जाता है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था, ये पहले तो ये देखते हैं ये है क्या। CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग एक विषय शीर्षक सूची है, विषय शीर्षक सूची, जिससे विषय निर्माण किया जाता है, विषय शीर्षक सूची है, कैटलॉग है, ये ध्यान रखना। और जैसे अपन देखते हैं SR रंगनाथन की CC में, तो वहाँ विषय शीर्षक निर्माण के लिए श्रृंखला प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। लेकिन अब भारत में तो मान लो श्रृंखला प्रक्रिया का उपयोग हो जाए, और देशों में कौन करेगा श्रृंखला प्रक्रिया का उपयोग? कितनी लंबी प्रक्रिया है। सीधे ही देखो, एक सूची आती है, किताब आती है, उसमें से विषय देख लो और जो विषय का शीर्षक बनाना है वो सीधा बना दो। श्रृंखला प्रक्रिया अगर देखें अपन तो एक लंबी प्रक्रिया है। और तो अन्य देशों में जो है CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग LCSH, लाइब्रेरी ऑफ LCSH, लिखने में कई बार गलती हो जाती है, बोलता मैं ठीक हूँ क्योंकि ये क्या है कि बोर्ड हो तो और ठीक हो जाए। LCSH लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, और ये CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग एक विषय शीर्षक सूची है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। इसका प्रथम प्रकाशन सन 1923 में हुआ और अंतिम प्रकाशन सन 2018 में हुआ।
और अंतिम बार इसका जो प्रकाशन आ रहा है वो है 22वां संस्करण, 22वां संस्करण, जो कि ग्रे हाउस पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ग्रे हाउस पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और सन 2018 से इसे मुफ्त ऑनलाइन डेटाबेस, यानी कि मुफ्त में ऑनलाइन ये उपलब्ध है सन 2018 से, ये ध्यान रखना। ऑनलाइन अभिगम इसका अब एक्सेस किया जा सकता है। ये अब बात कर लें इसके उपयोगिता की, तो ये छोटे और मध्यम आकार के पुस्तकालयों के लिए उपयोगी है। सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग छोटे छोटे और मध्यम आकार के पुस्तकालयों के लिए उपयोगी। छोटे और मध्यम बड़े आकार के पुस्तकालयों के लिए भारत में तो श्रृंखला प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, और भारत से बाहर LCSH लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का उपयोग किया जाता है। छोटे और मध्यम, ये हो गई CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। इसके बारे में अपन और अगर बात करें तो इसका आधार है LCSH, यानी सीएस महोदय ने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग के आधार पर ही ये CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग बनाई। अब अपन देखते हैं अगला प्रश्न। आप प्रश्नों से ज़्यादा मैं जो महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूँ आपको, छोटी छोटी चीज़ें जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, सबको पता है, सबको याद है, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जब ये मैं बता रहा होता हूँ तो आपका रिवीजन हो जाता है मेरे द्वारा सुनने से, या आप जो मोबाइल पर कुछ लिख रहा हूँ उससे एक रिवीजन हो जाता है आपका, और कई बार कोई नई जानकारी भी मिल जाए लोगों को। पेपर तो हम हल कर ही रहे हैं, और भी आगे भी हम कई पेपर देखेंगे जो पुराने, क्योंकि कई पुराने पेपरों से प्रश्न रिवाइज होते हैं। 2-4 प्रश्न तो ऐसे हैं जो मैंने हर लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में देखा है। जैसे सेल्फ सूची का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 जो पहले हुआ था 2015 में, उसके बाद में वापस जब 2019 में हुआ, जो अब स्थगित हो गया है, उसमें भी पूछा गया है। वापस अभी ये जो सेकंड ग्रेड हुआ है उसमें पूछा गया है। और भी कई जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे KVSS के एग्ज़ाम हो गए, KVSS के हर एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, पुस्तकों की प्रविष्टियों हेतु सूची कार्ड का मानक आकार क्या है। तो मानक आकार 12.5 से 7.5 सीधा है, 12.5 से 7.5 सेंटीमीटर में, ये ध्यान रखना। और इंच में अगर बात कर लें तो पीछे इंच का निशान दिया होगा, या सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना, इंच में और सेंटीमीटर में। तो अगला प्रश्न अपन देखते हैं 15वां, सन 1987 से 2009 को द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ N 1900 है, P यानी कि 2000, तो चौथा ऑप्शन जो इसमें है वो ठीक होगा, P 19 से N 87। लेकिन इसे अगर पढ़ेंगे अपन तो चौथे में N 87 से P 19 पढ़ेंगे। बिफोर और आफ्टर वाला इसमें नियम लगता है। अगला प्रश्न अपन 16वां देखते हैं, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है। तो द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति
मिश्रित अंकन है, सीधा प्रश्न है ये, बहुत इजी पेपर आया था। द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार ओ साहित्य में दिए गए पक्ष सूत्र में पी किस पद को प्रदर्शित करता है? ओ साहित्य में, ओ लिटरेचर है, तो पी साहित्य के प्रकार को, या लेखक, या भाषा, या संस्करण। तो पी भाषा को इंगित करेगा। 70वें का तीसरा। अगर मेरे इसमें अगर कहीं गलती हो जाए तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे सारे प्रश्न याद है या सारी चीज़ें मेरे रटी हुई है या क्लियर है। कई बार छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। जैसे द्विबिंदु वर्गीकरण का ओ साहित्य में दिए गए प्रश्न पी फैसेट किस पद को प्रदर्शित करता है, तो ये भाषा मेरे हिसाब से मेरे पहले पढ़ा हुआ है। हो सकता है मैं अब भूल गया हूँ, कुछ चीज़ नहीं याद रहे, तो आप मेरे को बता सकते हैं और मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ करना। अगला प्रश्न है, निम्न वर्गीकरण प्रणालियों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्षों के अनुसार दर्शाइए। तो डेवी डेसिमल वर्गीकरण प्रणाली हमें सीधा याद है 1876। फिर देख लेते हैं अपन कॉलन वर्गीकरण पद्धति सन 1933। तो सी का चौथा अपन देखते हैं, एक में सिर्फ इसी में दिया हुआ है, सी का चौथा सिर्फ दूसरे में दिया हुआ है, सीधे सही हो जाता है। अब देखते हैं अपन डेवी डेसिमल, ए का दूसरा, तो ए का दूसरे में देखो आप। अब बाकी अपने को देखने की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही सही हो जाता है। यानी 50% क्लियर है और इससे हमारा प्रश्न सीधा ही क्लियर हो जाता है। ये कूट वाले प्रश्न करना बहुत ईजी रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार प्रधानमंत्री की जीवनी का वर्गांक बनाने के लिए किस पूर्ववर्ती सामान्य एकल ACI का उपयोग किया जाएगा? पूर्ववर्ती सामान्य एकल ACI जो है, इसमें अपन देखते हैं प्रधानमंत्री का, यानी कि इसमें ऑप्शन दे रखा है V। तो V तो भाई कैसे हो जाएगा, अपन ने पहले भी देखा है, V इतिहास है, ठीक है। W, और अपन W की बात करते हैं तो आप पूर्ववर्ती सामान्य एकल कॉमन आइसोलेट देखेंगे, तो कॉमन आइसोलेट का आप पहला भाग देखेंगे ACI, जो कि स्पेस फैसेट के पहले लगता है ACI। ये भी मतलब छोटी छोटी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। तो उसमें आप देखेंगे, अब सीधा ही देखते हैं कि W बायोग्राफी के लिए लगता है, लाइफ ऑफ बायोग्राफी, या लाइफ ऑफ सब्जेक्ट में अगर कहीं लाइफ ऑफ लिखा हो या बायोग्राफी लिखा हो तो W लगेगा। और फिर है Y7, ये लिखा हुआ है यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में Y7, तो Y7 लगेगा जीवनी। तो प्रधानमंत्री की यहाँ पूछा हुआ है जीवनी के लिए, तो प्रधानमंत्री की जीवनी के लिए Y7 तीसरा इसका सही होगा, ऑप्शन Y7 होगा। और Y7 कैसे होगा, तो अपन देखते हैं, अगर आप देखोगे कॉमन आइसोलेट की किताब में, तो Y7 वाले स्थान पर केस स्टडी लिखा हुआ है। तो केस स्टडी में जीवनी है, जितने भी लोगों की जीवनी है, जीवनी शब्द सीधे ही आएगा, या केस स्टडी आ जाए, केस हो सकता है केस स्टडी भी आ जाए। तो केस स्टडी और जीवनी जब शब्द आएंगे तो वहाँ पर Y7 का ही उपयोग किया जाएगा। Y7 पूर्ववर्ती सामान्य एकल का उपयोग किया जाएगा, ACI जीवनी में Y7। अब प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, या और भी कोई व्यक्ति आ जाए, महात्मा गांधी की जीवनी, द्विबिंदु वर्गीकरण में महात्मा गांधी जीवनी के लिए कौन सा पूर्ववर्ती सामान्य एकल लगेगा, तो Y7 ही होगा। जितनी भी केस स्टडी होगी उसमें सारा Y7 होगा। अब एक देखते हैं अपन Y8 कहाँ होगा, तो Y8 होगा अगर बुक आ जाए, हैंडबुक आ जाए, आउटलाइन आ जाए, मैनुअल आ जाए। जैसे कोई आपको सब्जेक्ट दे दे या कोई विषय दे दे, उसमें बुक, हैंडबुक, आउटलाइन और मैनुअल जैसे शब्द हो, तो आपको Y8 सामान्य एकल का प्रयोग करना है। और Y1 एक अपन देखते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कभी,
Y1 सामान्य एकल का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? Y1 सामान्य एकल का प्रयोग किया जाएगा जब गाइड बुक आएगी। गाइड बुक जब आएगी तो Y1 ACI पूर्ववर्ती सामान्य एकल का प्रयोग किया जाएगा। ये हो गया सामान्य एकल। सामान्य एकल में आप ध्यान रखना, एक छोटी छोटी बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप हो सकता है दूसरी चीज़ें पढ़ने में व्यस्त हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। कि जैसे ACI हो गया, ACI और PCI दो प्रकार के सामान्य एकल होते हैं, ठीक है, ACI और PCI। तो ACI जो सामान्य एकल है वो स्पेस फैसेट के पहले लगता है, स्पेस फैसेट के पहले इसका प्रयोग होता है। वैसे तो स्पेस को लिखने का तरीका ऐसे होगा, ठीक है, स्पेस फैसेट के पहले लगेगा ACI। ACI सामान्य एकल बिफोर स्पेस फैसेट। बिफोर स्पेस फैसेट लगेगा ACI। ये दो प्रकार के होते हैं ACI। और एक दूसरा ACI होता है जो स्पेस फैसेट के बाद में लगता है, आफ्टर स्पेस फैसेट। दो प्रकार के सामान्य एकल हो गए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो में, देखते रहिए। जब विचार व्यवस्थित हो जाते हैं तो क्या बनता है? विचार व्यवस्थित, मैंने देखा है कई लोगों ने एकल को ठीक किया है, लेकिन मेरे हिसाब से ज्ञान होगा। विचारों का व्यवस्थित रूप ज्ञान कहलाता है, ठीक है, विचारों का व्यवस्थित रूप ज्ञान कहलाता है। 20वां प्रश्न हमने छोड़ दिया। श्रृंखला प्रक्रिया में किसी डॉक्यूमेंट की सब्जेक्ट हेडिंग को किससे बनाया जाता है? प्रलेख की क्रमांक संख्या से, प्रलेख की वर्ग संख्या से, प्रलेख की संग्रह संख्या से, प्रलेख की परिग्रहण संख्या से। तो परिग्रहण संख्या तो भाई साहब इसमें आएगी नहीं। श्रृंखला प्रक्रिया में या सूचीकरण में कहीं पे भी परिग्रहण संख्या का इतना उल्लेख नहीं है, ठीक है, वर्ग संख्या से ही होगा। परिग्रहण संख्या सिर्फ अपन नीचे लिखते हैं सूची में, वर्ग संख्या ही होगा इसका। जब विचार व्यवस्थित हो जाते हैं तो ज्ञान बनता है, ध्यान रखना। ज्ञान, विचारों का व्यवस्थित रूप ज्ञान है। किसी पुस्तक की वर्गांक संख्या क्या दर्शाती है? पुस्तक का विषय दर्शाएगी वर्गांक। तो डेवी डेसिमल वर्गीकरण का 21वां संस्करण कितने खंडों में? 21वां 4 खंडों में। 18वें तक तो है 3, उसके बाद में सारे 4 है, ये ध्यान रखना। मेरा तकिया कलाम है, ये ध्यान रखना। AACR 2 में एक व्यावसायिक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित क्रमिक प्रकाशन के लिए मुख्य प्रविष्टि कॉर्पोरेट बॉडी। सीधे प्रश्न है ये तो, छोटे छोटे, ठीक है। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार एक किताब के निम्न परिसूत्र में C क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रश्न मेरे को कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए माफ़ करना, ये प्रश्न मैं हल नहीं करूँगा, ना आपको कुछ गलत चीज़ बताऊँगा। ओपेक का पूर्ण नाम है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग ओपेक का पूर्ण नाम है, सीधा प्रश्न है। दूसरा, वर्तमान में ISBN 13 अंकों का है, पहले 10 अंकों का था, सीधे प्रश्न आ रहे हैं। भारत में ISBN प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो RRLF है, याद रखना। भारत में ISBN RRLF द्वारा प्रदान किया जाता है।
ISBN से संबंधित कुछ और छोटी चीज़ें मैं बताऊं तो सन 2007 में ISBN को 10 अंकों से 13 अंकों का किया गया है। और अगला प्रश्न अपन देखते हैं 28वां, सूची जिनमें कुछ प्रविष्टि संख्या में एवं कुछ सूची जिनमें कुछ प्रविष्टि संख्या में एवं कुछ प्रविष्टियां शब्द में हो, ऐसी सूची को SR रंगनाथन के CCC कोड के अनुसार क्या कहा जाता है? तो शब्दों में और संख्या में यानी अनुवर्गिक और अनुवर्णिक सूची जो कि SR रंगनाथन की है उसे कहते हैं वर्णानुक्रम सूची। उसे कहते हैं वर्गानुक्रम सूची। वर्गीकृत सूची, वर्गानुक्रम सूची या वर्गीकृत सूची एक ही बात है, दूसरा इसका ठीक होगा। अगला प्रश्न अपन देखते हैं एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स 2 का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दूसरी आई 1978 में, 1978। अगला प्रश्न देखते हैं किसी पुस्तक का पुनः पर्याप्त 30वां है परिवर्तन अतिरिक्त पाठ्य सामग्री के साथ प्रकाशन क्या कहलाता है? किसी पुस्तक का पुनः पर्याप्त परिवर्तन या अतिरिक्त पाठ्य सामग्री के साथ प्रकाशन क्या कहलाता है? तो भाई ये थोड़ी सी समझने लायक चीज़ है। आप देखो, एक मिनट रुकना। तो कोई पुस्तक होगी उसमें आप पर्याप्त परिवर्तन कर दोगे तो नया जो संस्करण आएगा वो कहलाएगा नवीन संस्करण। अब ऑप्शन में देखते हैं अपन पुनः मुद्रण, बहुखंड पुस्तक, संस्करण और अनुवादित पुस्तक। तो इसमें नवीन संस्करण का ही ऑप्शन नहीं दे रखा है, संस्करण दे रखा है, तो अपन इसमें संस्करण ठीक करेंगे। अब कई लोग बता रहे हैं पुनः मुद्रण। पुनः मुद्रण कोई हालत में इसका ठीक नहीं होगा, क्योंकि पुनः मुद्रण वह चीज़ होती है जिसमें जब कोई पुस्तक की मांग हो और जब पूर्व की प्रतियां सारी बिक जाए और भी अब पुस्तक की मांग बाकी रही है या लोगों द्वारा पुस्तक मांगी जा रही है, तो अतिरिक्त जब पुस्तक छापी जाएगी उसे कहेंगे पुनः मुद्रण। जब कोई पुस्तक को वापस छापा जाता है ज्यों का त्यों, वो होती है पुनः मुद्रण। और जब किसी पुस्तक को संशोधन के साथ प्रकाशित किया जाता है तो उसे पुनः संस्करण या नवीन संस्करण कहलाता है वो। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, द्विबिंदु वर्गीकरण में अंतः पंक्ति दशा संबंध उपयोग के लिए निम्न में से किसे संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? ये प्रश्न अंतः द्विबिंदु वर्गीकरण में अंतः पंक्ति दशा संबंध का उपयोग निम्न में से किस में संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो ये प्रश्न मेरे समझ में नहीं आया है, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये सारी चीज़ें आए। निम्न में से कौन सा प्रलेखित सूचना स्रोत नहीं है? तो विश्वविद्यालय कौन सा सूचना स्रोत है? भाई कोई प्रकार का सूचना स्रोत नहीं है। सूचना स्रोतों में हमने विश्वविद्यालय को नहीं पढ़ा है, तो चौथा हो जाएगा इसका सीधा। यह कथन किसका है कि संदर्भ से पाठक पुस्तक के मध्य जो संपर्क स्थापित करने वाली सेवा है ये SR रंगनाथन ने कही है, तो इसका दूसरा SR रंगनाथन। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख है, शोध पत्रिका यानी एकदम नवीन होगी, शोध होगा तो प्राथमिक। तीसरा इसका ठीक हो गया। अगला देखते हैं अपन, इंडिया हुज हू नई दिल्ली इंफ्रा पब्लिकेशन किस प्रकार का सूचना स्रोत है? हुज हू आ रहा है यानी जीवनी स्रोत हो गया, दूसरा इसका ठीक हो गया। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता द्वारा किया जाता है। वैसे तो नेशनल रेफरेंस लाइब्रेरी द्वारा किया जा रहा है फिलहाल, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए अपन राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता करेंगे। बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची का जनक किसे माना जाता है? ग्रंथ सूची का जनक
कॉनरेड गैसनर है बिब्लियोग्राफी का जनक, दूसरा इसका ठीक हो जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन है, रटने ही पड़ेंगे, इसका और कोई चारा नहीं है। कौन सा ई स्रोत नहीं है? ई मैगजीन नाम से पता चल रहा है ई स्रोत है। संदर्भ डेटाबेस नाम से पता चल रहा है ई स्रोत है। मल्टीमीडिया उत्पाद सारे ई स्रोत है। तो हस्तलिपि ऑप्शन जो अंतिम है ये ई स्रोत नहीं है। मैं आप एक चीज़, मेरी आदत है, एक अच्छी आदत है, आपको भी बता देता हूँ, जब कोई प्रश्न हो कौन सा ई स्रोत नहीं हो तो नहीं के नीचे आप अंडरलाइन कर दिया करो। सारकरण पत्रिका किस तरह का सूचना स्रोत है? सार पत्रिका द्वितीयक सूचना स्रोत है। सूचना स्रोत मैंने टॉपिक इसमें पढ़ाया है, उसमें सारा डीपली बताया गया है। सारकरण पत्रिका दूसरा इसका सही होगा, द्वितीयक सूचना स्रोत है। इंडिया रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन कौन करता है? इंडिया रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रकाशन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। इंडिया रेफरेंस एनुअल एक वार्षिकी है। और अगला प्रश्न अपन देखते हैं। पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद है। पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद है उसकी वर्ग संख्या। प्रतीकों में तो वर्ग संख्या होगी। वैसे तो पुस्तक का विषय है, मान लो पुस्तक का विषय विज्ञान है, तो विज्ञान इसका एक सामान्य नाम है। लेकिन जब अपन प्रतीक में अगर इसका बात करेंगे तो प्रतीकात्मक अनुवाद इसकी वर्ग संख्या को ही कहेंगे। प्रतीकों में वर्ग संख्या है। लाइब्रेरी एसोसिएशन और उस देश के गलत संयोजन की पहचान करे वो है। ये प्रश्न मेरे समझ में नहीं आया, या वहाँ से उठा के आपको सीधा बता दूँ, उसके बारे में कुछ नई जानकारी नहीं बता सकूँ तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है मेरे हिसाब से। तो 3 प्रश्न ऐसे हैं जो मुझे नहीं आए, नहीं पता है। जैसे तो उसका पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम बता रहे हैं, लेकिन वो मतलब नहीं है क्या है, प्रश्न भी समझ नहीं आया मुझे ठीक से, सही बताया। तो अगर आपको आता है ये तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके बारे में देखूंगा मैं, मुझे पता चला तो मैं बता दूंगा और आपको पता चला तो आप बता देना। सर्वप्रथम अनुक्रमण हेतु KWIC क्विक इंडेक्स HP लुहान द्वारा दी गई थी। इसमें ऑप्शन में HP लुहान एक ठीक है। क्विक सर्वप्रथम HP लुहान ने दी कंप्यूटर के उपयोग के लिए। अनुक्रमणीकरण में कंप्यूटराइज के लिए क्विक का प्रयोग किया गया HP लुहान ने। HP लुहान हमारे लाइब्रेरियन से संबंधित एक वैज्ञानिक हुए हैं। हैंस पीटर लुहान इनका पूरा नाम है। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है? भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तीसरा इसका ठीक होगा। इक्कस्व क्या है? तो इक्कस्व आविष्कारकर्ता उत्पादनकर्ता के द्वारा उनके आविष्कार उत्पाद के लिए सरकार से अनुबंध है। आप सबको पता है ये एक अनुबंध है। रेफ्रेटिवनी जर्नल क्या है? तो रेफ्रेटिवनी जर्नल एक सार पत्रिका है, सारकरण या सार पत्रिका है। वन लाइन में सीधा क्वेश्चन। कैलिबर शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में कैलिबर इन्फ्लिपनेट हो गया। देखने से पहले ही कई प्रश्न हल हो जाते हैं। शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों पुस्तकालय और स्वचालन पर कन्वेंशन किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये इन्फ्लिपनेट द्वारा। इन्फ्लिपनेट किस देश के विश्वविद्यालय पुस्तकालयों से संबंधित है? इन्फ्लिपनेट भारत है।
एक भाषा में प्रकाशित पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरणकर्ता को क्या कहते हैं? तो अनुवादक। एक भाषा से दूसरी भाषा में अगर कोई पुस्तक प्रकाशित करेगा तो वो अनुवादक होगा, ट्रांसलेटर। इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसलेटर, अनुवादक। एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी पुस्तक का रूपांतरण करता। OCLC का पूर्ण नाम ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। पहले इसका नाम OU कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर था, अब ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है। दूसरा इसका ठीक हो जाएगा। इक्यावन प्रश्न देखते हैं अपन। व्यापार ग्रंथ सूची क्या है? ट्रेड बिब्लियोग्राफी। व्यापार ग्रंथ सूची जब किसी प्रकाशक द्वारा कोई अपने प्रकाशन को बेचने के लिए सूची तैयार करवाई जाती है तो उसे व्यापार ग्रंथ सूची कहते हैं। तो लेखक ग्रंथ सूची नहीं है, विशेष ग्रंथ सूची नहीं है, व्यापार पुस्तकालय की पुस्तक की सूची नहीं है, पुस्तकों या मुद्रित सामग्री की सूची जो प्रकाशक या पुस्तक विक्रेता के पास देश में विक्रय हेतु उपलब्ध हो। इसका चौथा सही होगा। पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन किसका भाग है? प्लान बजट का होगा, सीधा है। अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर, ये मेलविन डेवी द्वारा कहा था। जैसे मेरा याद करने का तरीका है, अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना। पुस्तक चयन सिद्धांत किसके द्वारा पड़ती? तो सर्वोत्तम जो सबसे अच्छी चीज़ें देता है वो मेलविन डेवी है। ठीक है, याद करने का मेरा तरीका है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय पुस्तक न्यास मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। अब इसका नाम, महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान रखना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय मोदी सरकार ने सन 2020 में मानव संसाधन का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सन 2020 मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, सन 2020 की नई शिक्षा नीति के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। कौन सा प्रश्न है? 55वां प्रश्न। सेल्फ सूची का मुख्य रूप से क्या उपयोग है? देखा, ये और आ गया 55वां प्रश्न। सेल्फ सूची का मुख्य रूप से उपयोग पुस्तक सत्यापन में, स्टॉक वेरिफिकेशन में किया जाता है। ये तो समझ लो आना ही है, ये मान के चलो 2 नंबर ही है हमारे। 56वां प्रश्न देखते हैं। ऐसी पुस्तक जो महंगी और दुर्लभ हो उनके लिए किस प्रकार की जल्दबंदी है? तो जब महंगी होगी तो चमड़े की पूर्ण जल्दबंदी करवानी चाहिए, वो ठीक रहेगी। चौथा, फुल लेदर बाइंडिंग। प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूचियाँ पुस्तकालयों में किस कार्य हेतु उपयोगी है? तो पुस्तकों के चयन हेतु होगी। पहला इसका राइट है। पुस्तकालय में पुस्तकालय शुल्क, दान, अक्षय निधि, जुर्माना राशि, राजकीय अनुदान से प्राप्त राशि शोध क्या कहलाती है? पुस्तकालय कोष कहलाएगी। संचार, फर्नीचर और प्रदर्शनी तो वाजिब नहीं है, सीधा प्रश्न है ये। चौथा इसका ठीक होगा। किसने प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन किया है? प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन किया है हेनरी फयोल ने। मेलविन डेवी तो प्रबंधन में है नहीं। 2 ही है, एक तो FW लैंकास्टर है, नहीं FW टेलर है, तो सीधे ही हो जाता है। यहाँ प्रबंधन से संबंधित एक ही वैज्ञानिक दे रखा है, हेनरी फयोल। तीसरा, पुस्तकालय तो पुस्तकें खरीदने की निम्न प्रक्रियाओं में से सही प्रक्रिया है। तो सही प्रक्रिया में अपन देखते हैं, सबसे पहले तो अपन पुस्तकों का चयन करेंगे, उसके बाद में पुस्तकों का क्रय आदेश देंगे, क्रय आदेश के बाद में उसका सत्यापन करेंगे और अंत में जाकर अपन भुगतान करेंगे। तो इसका सही चयन अपन देखें तो चौथा, और फिर दूसरा, फिर पहला और फिर तीसरा, अंतिम में आता है पुस्तकों का, फिर तीसरा और अंत में आता है पहला।
भुगतान प्रक्रिया सबसे अंत में है, तो इसका ये ठीक हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन दूसरा। तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला, ये इसका क्रम होगा। चयनित मापदंडों के आधार पर पुस्तकालय से पुस्तकों का व्यवस्थित निष्कासन वीडिंग आउट कहलाता है। छंटाई या छंटनी, वीडिंग आउट, छटाई। पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्ट कॉर्प्स किससे संबंधित है? पोस्ट कॉर्प प्रबंधन से संबंधित है। पोस्ट कॉर्प प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और बजट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और बजट, यही है। तो इसका हो जाएगा प्रबंधन। तीसरा, एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय की अनुमानित आय एवं व्यय का लेखा क्या कहलाता है? बजट कहलाता है भाई, बजट। दूसरा इसका ठीक हो जाएगा। मात्रात्मक जानकारी जिसमें संग्रहण, विश्लेषण, डेटा की व्याख्या द्वारा प्रस्तुति का समावेश हो, ऐसे अध्ययन को क्या कहते हैं? मात्रात्मक जानकारी जिसमें संग्रह, डेटा का संग्रह किया जाएगा, डेटा को विश्लेषित किया जाए, डेटा की व्याख्या की जाएगी। ये सारे टर्म आपको इसमें कीवर्ड देखना पड़ेगा, ये प्रश्न सीधा समझ में नहीं आएगा। जैसे संग्रहण, डेटा का संग्रहण, विश्लेषण, डेटा की व्याख्या, ये सारे सांख्यिकी में आए हुए, तो ये सारे सांख्यिकी से संबंधित है। इसका सांख्यिकी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है? तो पुस्तक विक्रेता पहला ही है, नहीं है, पर आप अंडरलाइन कर लिया करो। जब आप पेपर देने जाओगे तो नहीं है जहाँ शब्द लिखा, पूरा प्रश्न पढ़ना, और नहीं जहाँ शब्द है उसको अंडरलाइन करना। कई बार मैं ये कन्फ्यूजन होता है, नहीं है, नहीं है, ये करके कन्फ्यूजन हो जाता है। पुस्तकालय के संदर्भ में सीडीपी का क्या तात्पर्य है? अब सीडीपी एक नया टर्म आया है, पहले आपने नहीं पढ़ा होगा, कहीं पे भी किताबों में नहीं दे रखा है, हो सकता है कोई किताब में दिया हुआ हो, लेकिन ये मेरे लिए पूरा नया है, मैंने कहीं सीडीपी को नहीं पढ़ा है। तो सीडीपी, फिर बाद में मैंने इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया, पढ़ा, तो पता चला सीडीपी क्या है। तो सीडीपी संग्रह विकास नीति, इसका चौथा है। समुदाय विकास नीति, संग्रह विभाजन नीति, सामान्य विकास कार्यक्रम और संग्रह विकास नीति। तो सीडीपी आता है कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी, यह एक पॉलिसी है। एक मिनट ये देना, संग्रह विकास नीति, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है सीडीपी का, कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी। अब मैं आपको बताता हूँ कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी क्या है। तो पुस्तकालय में जो इसका तात्पर्य है, पुस्तकालय में जो पाठ्य सामग्री है उसका अधिकतम संग्रहण करना, ये है कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी। बस इतना ही, ये छोटी सी एक बात है। ये पॉलिसी आई थी, ठीक है ना, इसमें इसका उद्देश्य रखा गया था पुस्तकालय सामग्री का एक संग्रह बनाना, ठीक है। जो पुस्तकालय मिशन के अंतर्गत, पुस्तकालय मिशन आपने पढ़ा होगा, पुस्तकालय मिशन के अंतर्गत ये है संग्रह विकास नीति, सीडीपी। सीडीपी इज अ पार्ट ऑफ लाइब्रेरी मिशन, पुस्तकालय मिशन, सीडीपी इज अ पार्ट ऑफ लाइब्रेरी मिशन। और इसके तहत एक निश्चित उद्देश्य है, जैसे अपन उदाहरण से समझ सकते हैं कि लक्ष्यों को निर्धारित करती है, ये निश्चित उद्देश्य के लक्ष्यों को निर्धारित करती है। जैसे एक छोटा विद्यालय पुस्तकालय है, प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय, तो प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय में इसके तहत उन्हीं पुस्तकों का संग्रह किया जाएगा जो कि उन प्राथमिक विद्यालय के जो उनके रीडर है, जैसे छोटे बच्चे हैं, तो उनके उपयोग की पुस्तकों का ही संग्रह किया जाएगा, उससे अनावश्यक पुस्तकों का उसमें संग्रह नहीं किया जाएगा। यह है संग्रह विकास कार्यक्रम या संग्रह विकास पॉलिसी, संग्रह विकास पॉलिसी ये है। और ये पुस्तकालय मिशन के अंतर्गत आती है। तो इसके अंतर्गत अपन अगर बात करेंगे, संग्रह विकास नीति के अंतर्गत सार्वजनिक पुस्तकालय में किस प्रकार की पुस्तकों का संग्रह किया जाएगा, तो सारे समुदाय विशेष जो उनका पाठक है, समुदाय विशेष के जो समाज के हर वर्ग के जो पाठक है उनको देखते हुए वहाँ पर
किताबों का संग्रह किया जाएगा। जैसे हर समुदाय के या हर प्रकार के पाठकों को देखकर सार्वजनिक पुस्तकालय में किया गया, और विश्वविद्यालय पुस्तकालय में स्टूडेंट जो उनके उपयोगी किताबें हैं वही पुस्तकों का संग्रह किया जाएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरी इस ऐप में आ रही है ये लिखने के लिए, उसमें बार बार मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए आप माफ़ करना, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन हो सकता है मैं आपको 50 प्रश्न बता रहा हूँ, 100 प्रश्न बता रहा हूँ, उसमें 30 नई बातें बता रहा हूँ या 20 नई बातें बता रहा हूँ, तो 2-3 आपके ज़रूर काम आएगी, ये तो आप मान के चलो। और जो मैं बता रहा हूँ वो सारी किताबों से पढ़कर और पुराने पेपरों से पढ़कर ये ऐसे ही बता रहा हूँ, कोई मैंने खुद ने तो अलग से इस पर कोई रिसर्च की नहीं है। मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ा है और वो पढ़ी हुई चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये इतना पता है कि इनमें से सवाल आएंगे, ये फिजूल या इधर उधर की बातें नहीं बता रहा हूँ। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, 67वां क्वेश्चन है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष किस वर्ष रहे? पुस्तकालय समिति 57 में बनी थी, तो अध्यक्ष ही पहले में रहेंगे 57 में। तीसरा इसका ठीक है, तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकों को उनके मौलिक स्वरूप में ठीक से कैसे रखा जा सकता है? महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ, अब किसी भी चीज़ को आपको उसके मौलिक स्वरूप में बनाए रखना है तो एक ही तरीका है, आपको जैसे जैसे रख दो, ना उसको उठाओ ना उसको पढ़ो, जैसी है वैसी की वैसी रख दो, तो ये हो जाएगा। जैसी है वैसी की वैसी रखना कहलाता है संरक्षण। उपयोग मत करो, संरक्षण हो जाएगा। अब जब मौलिक है, दुर्लभ है, तो उसका उपयोग मत करो, वो संरक्षित रहेगी। तो इसमें ऑप्शन में अपन देखते हैं संरक्षण, दूसरे नंबर। कोई चीज़ हो, पुस्तक नहीं लेकर अपन किसी चीज़ की बात कर लें, अगर आपको वैसा का वैसा रखना है, बनाए रखना है उसको, तो उसको आप संरक्षित कर दो, यानी कि वैसा का वैसा बनाए रख दो, जो जैसा है वैसा रख दो, ना पढ़ो ना छुओ। किसी कर्मचारी द्वारा आवंटित कार्य को समय पर अच्छी तरह पूर्ण करने पर कैसी अनुभूति होती है? अब कर्मचारी जब कार्य पूर्ण करेगा तो कार्य का मूल्यांकन कर्मचारी खुद का कैसे करेगा? दूसरा करेगा। किसी कार्य का मूल्यांकन अपन करते हैं तो कोई दूसरा करता है। कार्य अभिप्रेरणा भी दूसरा कोई लेगा। कार्य संतुष्टि और कार्य का विवरण तो कोई अनुभूति का विषय है नहीं, और ना अभिप्रेरणा तो अनुभूति का, लेकिन अभिप्रेरणा दूसरा लेता है। मूल्यांकन भी दूसरा करेगा, और विवरण अनुभूति का विषय ही नहीं है, तो कार्य संतुष्टि होगा, जॉब सेटिस्फिकेशन होगी। तीसरा जॉब सेटिस्फिकेशन। मोटिवेशन है तो मोटिवेशन तो दूसरे लेते हैं। जैसे मैं कोई कार्य पूर्ण करता हूँ तो मेरे से मोटिवेशन कौन लेगा? कोई दूसरा लेगा, मेरा भाई लेगा या मेरे स्टूडेंट लेके, इस प्रकार से। पुस्तकालय के निम्न अनुभागों को उनमें उपलब्ध सामग्री के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। उपलब्ध सामग्री के, जैसे आदान प्रदान विभाग में कौन सी सामग्री होगी? पुस्तकालय सूची, कार्ड, पुस्तक, थैली, देय दिनांक, स्लिप या शब्दकोश निर्देशिका तो होगी नहीं। आदान प्रदान में शब्दकोश कहाँ होगी? तो शब्दकोश निर्देशिकाएं और विश्वकोश संदर्भ विभाग में होगी। तो सी का दूसरा देख लो, सीधा ही सी का दूसरा एक में दे रखा है दूसरे ऑप्शन में, तो इसका हो जाएगा दूसरा। ऐसे प्रश्न अगर मिले तो सीधे ही परीक्षा के हिसाब से। अभी तो अगर मैं आपको डीप बताता हूँ या इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ तो ठीक बात है, क्योंकि हमारे पास खूब पर्याप्त समय है। लेकिन परीक्षा में ऐसा आपको लगे कि सी का दूसरा और सी का दूसरा एक में ही है, तो सीधा आप राइट कर दो, अगले प्रश्न के ऊपर ध्यान दो। ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, क्या पूछ रहे हैं आगे? ISSN का प्रयोग करने वाले, ISSN क्या दर्शाती है? तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर ही है। मैंने ये नीचे वाला पढ़ लिया।
निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस, एक मेरी कमी है, या सभी जो मारवाड़ी बोलते हैं या खड़ी भाषा बोलते हैं हिंदी में उनको दिक्कत आती है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। रोज़ की हमारी बोली मारवाड़ी है, जैसे शेखावटी के लोगों को अगर हिंदी बोलने में कहेंगे तो थोड़ी उनकी आवाज़ भारी होगी, तो इसके लिए माफ़ करना। धीमे धीमे जब हमारी हैबिट हो जाएगी, जैसे हम जब स्कूल जा रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, तब हमारी हिंदी ठीक थी, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से हम घर बैठे हैं तो भाषा में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए माफ़ करना। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो कुंजी पटल तो इनपुट है, माउस इनपुट है, स्टाइलर इनपुट है और प्रिंटर आउटपुट है। सीधा ही आउटपुट दे रहा है हमें, दूसरा हो जाएगा इसका। कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना कार्य नहीं करेगा। कृत्रिम बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है, तो एआई अंतिम पीढ़ी है, 5वीं। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ है, ध्यान रखना। कई किताबें 4 बता रही है या मुख्य रूप से 4 बता रही है और 5वीं पीढ़ी को एक ऐसे ही मान लिया जा रहा है, लेकिन अब जो है मुख्य रूप से 5 पीढ़ी है। कृत्रिम बुद्धि वाली 5वीं पीढ़ी है, अब ये मुख्य हो चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में www से क्या समझते हैं। www वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, पहला सीधा कर दो ऑप्शन। विनिसिस सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया। विनिसिस को किया है यूनेस्को ने। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है विनिसिस, यूनेस्को। ये लिखने में देखना जैसे मैंने राइट किया है वो डेलनेट की तरफ है, लेकिन है यूनेस्को, क्योंकि मेरे पास पेंसिल नहीं है, हाथ से कर रहा हूँ। सोल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, पहला। निम्न में से किस में अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की जाती है। अधिकतम मेमोरी टेराबाइट में होती है, तीसरा। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID तकनीक का प्रयोग पुस्तकालय में किस हेतु किया जाता है, तो RFID का प्रयोग किया जाएगा परिसंचरण हेतु। बिल्कुल, परिसंचरण में जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी वो एक बंदूक के जैसे होती है, जिसमें वो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन नंबर देखते हैं, तो उसमें अपन कर सकते हैं। जैसे ये तकनीक अपन आमतौर पर हमें मॉल में देखने को मिल जाएगी। मॉल में जैसे बिल काटते हैं ना, वो है RFID। अगर कोई पुस्तकालय नहीं गया है, और वैसे हमारे यहाँ आमतौर पर अभी परिसंचरण में RFID तकनीक का प्रयोग नहीं हो रहा है। बड़े पुस्तकालय में हो सकता है जहाँ मैं नहीं गया हूँ, लेकिन छोटे पुस्तकालय जो है, जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, वहाँ RFID तकनीक का प्रयोग इतना नहीं किया जा रहा है, जो जिला स्तर पर है। बड़े पुस्तकालयों में हो सकता है, देखा नहीं हमने। ईमेल, यूजनेट, गोफर, WAIS, लिख के देख लिया करो, ये एक अच्छी आदत है WAIS, क्योंकि हम जब किताबें पढ़ते हैं तो सारे शब्द इंग्लिश में दिए रहते हैं, लेकिन यहाँ अपन प्रश्न देखते हैं हिंदी इंग्लिश, वैसे तो दोनों है, लेकिन फिर भी अपन देख लें लिख कर तो ठीक रहता है। WAIS सेवाएं क्या कहलाती है, तो ये इंटरनेट की सेवाएं। अनुवाद तो इसमें कैसे होगा। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, दूसरा ठीक कर दो इसका पहला। TQM हो गया। 82 प्रश्न देखते हैं अपन। ऑप्टिक फाइबर प्रकाश तंतु किससे संबंधित है। ये प्रश्न भी मुझे नहीं आता, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैंने पढ़ा नहीं है। ये आपने अगर कहीं पढ़ा हो, मतलब ऐसे तो मेरे को पता है कि ऑप्टिक फाइबर तंतु किससे निर्मित होते हैं, तो फाइन ग्लास स्ट्रेट से होते हैं।
फाइन ग्लास स्टैंड से होते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं आपको, जैसे नई चीज़ है मेरे लिए, तो आपको ज़्यादा इसके बारे में डीप जानकारी मैं नहीं बता सकता, इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि ये मुझे नहीं आता। URL का पूर्ण नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, URL। URL का पूरा हो गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक। पहला, सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की धारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? IFLA द्वारा विकसित की गई है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। वाइन लाइनर सीधा क्वेश्चन है। विनिसिस क्या है? विनिसिस जो है CDS IAS का ये विंडोज़ वर्जन है। ये किताबों में आपको सीधा लिखा हुआ मिलेगा। विंडोज़ के लिए विनिसिस का उपयोग किया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है। विंडो हो गया सीधा ही, WI, ये ना, ये विंडो है। निम्नलिखित कौन से संबंधित के अनुसार व्यवस्थित कीजिए? इनफ्लिपनेट, डेलनेट, विनिसिस और इम्प्रिंटेड। इनफ्लिपनेट क्या है भाई? तो इनफ्लिपनेट जो है पुस्तकालय नेटवर्क, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क है। डेलनेट क्या है? तो डेलनेट भी एक, वैसे तो पुस्तकालय नेटवर्क ही है, लेकिन इसमें अगर अपन देखें तो संसाधन सहभागिता का हिस्सा कह सकते हैं। पुस्तकालय नेटवर्क संसाधन सहभागिता का हिस्सा है। विनिसिस क्या है? तो मुफ्त स्रोत पुस्तकालय सॉफ्टवेयर है। ई प्रिंटर जो है डिजिटल सूचना हो जाएगी। तो ए का चौथा किस में है? तीसरे में और चौथे में है। तो देखते डेलनेट। बी का पहला किस में है? चौथे में है, तो इसका सीधा ही हो जाएगा चौथा, अंतिम। कहाँ लाइन कर रहे हैं और कहाँ हो रही है? खैर, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट हेतु टेलीफोन से जोड़े जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो टेलीफोन को मोडेम को जोड़ते हैं भाई, तीसरा ऑप्शन इसमें ठीक होगा। निम्न में से ईमेल का पता gmail.com नहीं होगा, xyz@gmail.com, g.com, xyz@gmail.com। तो xyz@gmail.com। आप भी अपना ईमेल पता लिखोगे, जैसे मान लो आपका नाम राहुल है, तो rahul@gmail.com लिखोगे तो इसका हो जाएगा। आप ऐसे अपने ऊपर प्रयोग करके देखो तो ये ऐसे प्रश्न ज़्यादा जल्दी हो जाता है, बाकी सरल है। चौथा सही होगा इसका। माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए कि भाई पहले कौन आया। जानकारी सबसे पहले आई नहीं है, सबसे पहले आया छोटे से छोटा था तो डेटा आया है, उसके बाद में सूचना आई है, उसके बाद में जानकारी आई है। ये टॉपिक मैंने बहुत विस्तृत तरीके से पूरा पढ़ाया है, आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल लाइब्रेरी स्टडी पर सूचना इन्फॉर्मेशन टॉपिक को पूरा पढ़ाया गया है। उससे दो चीज़ें आई है, एक तो वन लाइनर क्वेश्चन मैंने सीधा बताया था, जैसे पहले इसमें भी आया है वो प्रश्न था, कौन सा प्रश्न था ये? एक तो ये आ गया डेटा, सूचना और जानकारी। तो सबसे पहले इनका क्रम मैंने बताया हुआ है, पहले कौन है? पहले डेटा आया, फिर सूचना आई, फिर जानकारी आई। और एक नॉलेज से संबंधित, हाँ, ये विचारों का व्यवस्थित रूप को नॉलेज कहते हैं। इसमें अभी ऑप्शन में पूछा गया है, विचार जब व्यवस्थित होते हैं तो क्या कहलाता है? वो नॉलेज कहलाता है। कंप्यूटर में हाल ही में हटाई गई फाइलें रिवाइज हो गया दूसरी बार। पहले भी लाइब्रेरियन गेट थर्ड के 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया ये प्रश्न, और भी कई एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही में हटाई गई फाइलें, सीधे की सीधे पुटअप हो रहे सवाल। रिसाइकल बिन में है, इसका पहला हो जाएगा। पढ़ने की आदत है, स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किस पुस्तकालय का उद्देश्य है? तो पढ़ने की आदत, भाई महाविद्यालय में जाओगे तो आपको कौन पढ़ने की आदत डालेगा? विश्वविद्यालय में भी नहीं, तकनीकी पुस्तकालयों में भी नहीं होगा, तो विद्यालय पुस्तकालय में होगा, इसका एक हो जाएगा सही। महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आते हैं? तो महाविद्यालय पुस्तकालय शैक्षणिक पुस्तकालयों की श्रेणी में आएंगे, एकेडमिक। दूसरा, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006
दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? यूनेस्को द्वारा की गई है। यूनेस्को 95 का हो जाएगा। 1 मिनट अपन देख लेते हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को द्वारा। दूसरा इसका होगा, दूसरा यूनेस्को सन 1951 में की गई थी स्थापना, या 53 में की गई थी, कन्फ्यूजन है, सॉरी। और ये 50 के बाद ही की गई है, सन 1950 के। भारत में सर्वप्रथम ग्रंथालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय, एमली प्रारंभ किया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। ये प्रश्न थोड़ा देख लेते हैं अपन, डीप जानकारी। भारत में सर्वप्रथम ग्रंथालय विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया, इससे संबंधित और जो प्रश्न बनते हैं, तो बीलिब प्रारंभ किया था सबसे पहले। रिफ्रेशर कोर्स, तो रिफ्रेशर कोर्स चालू किया था बड़ौदा नरेश द्वारा, ठीक है, या बड़ौदा राज्य द्वारा, सर सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा, W.A. बॉर्डन को बुलाया। फिर बिलीव किया अलीगढ़ ने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया बिलीव कोर्स। और फिर एमलिब यानी स्नातकोत्तर, ये किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। और फिर किया है ये डॉक्टरी की उपाधि देते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, पीएचडी कोर्स, वो किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। और फिर किया है एमफिल, अब एमफिल हटा दिया गया है, वो किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा कौन कौन से किए? बिलीव अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये क्रम देखते हैं अपन। तो सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया एमलिब कोर्स प्रारंभ, एमलिब। उसके बाद में किया पीएचडी कोर्स प्रारंभ, और उसके बाद में किया एमफिल कोर्स प्रारंभ। अब वैसे अगर अपन आज की सिचुएशन में देखें, आज से भी अब 2020 में तो शिक्षा नीति में चेंज हो चुका है, लेकिन 2019 तक की अपन देखें, अब आगे क्या होगा पता नहीं है। 2019 तक की जो शिक्षा नीति में अपन देखते हैं, तो पहले होती है स्नातक, उसके बाद में स्नातकोत्तर, यानी कि मान लो आप बीए कर रहे हो तो बीए, फिर होगी एमए, फिर होगी एमफिल, और फिर होगी पीएचडी। लेकिन पहले क्या होता था? पहले होता था एमए, बीए, एमए और सीधी पीएचडी, यानी स्नातक, फिर स्नातकोत्तर और फिर पीएचडी। तो ये इसी हिसाब से इसमें जो लाइब्रेरियन में है, तो इसमें भी पहले एमलिब आया, फिर पीएचडी आई, फिर एमफिल हुई। लेकिन अब 2019 तक अपन देखें तो कोर्स अगर आप करना चाहो तो आपको पहले बीलिब करना होगा, फिर एमलिब, फिर एमफिल, फिर पीएचडी होगी। अब 2020 की नई शिक्षा नीति 2020 में मोदी सरकार ने लागू की है, उसके तहत आपको स्नातक, उसके बाद में स्नातकोत्तर और सीधी उसके बाद में आप पीएचडी कर सकते हो। स्नातक ये एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी नहीं थी। लेकिन जब राजीव गांधी नई शिक्षा नीति लेकर आए थे, या राजीव गांधी की जो शिक्षा नीति थी, उन्होंने उसमें एमफिल करना अनिवार्य कर दिया था। पीएचडी से पहले उन्होंने कहा था कि एमफिल करना है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना किस वर्ष की गई? सन 1972 में। अपन अब थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, इसका हो जाएगा दूसरा। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान निम्न में से कौन सा नियम, चौथा नियम कौन सा है पुस्तकालय विज्ञान का?
यही पूछ रहा है। तो चौथा नियम है समय बचाओ। भारत प्रत्यालिपिकरण अधिकार 1957 में 1992 के अधिनियम संख्या 13 के संशोधनानुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात प्रतिलिप्याधिकार कितने वर्ष तक वैध है? अब 60 वर्ष कर दिया इसको। इसमें संशोधन हुआ था 1992 में, 60 वर्ष तक है लेखक की मृत्यु के। पहले 50 था, अब 60 कर दिया है। तो इसका हो जाएगा चौथा ठीक। अब देखते हैं भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित है? राष्ट्रीय ग्रंथालय नेशनल लाइब्रेरी पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, ये पश्चिम बंगाल में है। तो इसका दूसरा हो जाएगा। दूसरा राजस्थान का टॉपिक रहा है। राजस्थान का ये जो पार्ट है ये भी अपन देखेंगे ज़रूर, आगे टाइम निकाल कर इसको भी क्लियर करेंगे। बाकी पेपर सरल था, बहुत इजी था। अगर आप पेपर आते हैं तो आप ये समझ के रखना कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, तो तैयारी अपनी उस हिसाब से करना। कुछ महत्वपूर्ण बातें, अब वैसे लंबी हो चुकी है वीडियो, वरना मैं बता देता। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और नहीं पसंद आए या कोई सजेशन देना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।